मेरा नाम आदिल है। ये घटना 2012 की है। काफ़ी अजीब घटना थी ये। 2012 में मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरी अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और नानी की भी तबीयत खराब थी। अम्मी को नानी के पास जाना था। अब्बू साइकिल चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा था। मैं जैसे तैसे मम्मी को नानी के वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहा था। इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि मुझको रास्ता ना दिखाई दे या मुझे टॉर्च की जरूरत पड़े। मैं अपने घर वापस लौट रहा था। जिस रोड से मैं अपने घर को वापस जा रहा था, उसी के बगल से कच्ची रोड भी गई हुई थी। हमारा खेत बाकी लोग से एकदम अलग था। वहाँ पे हमारे खेत थे और अलग पीछे था। मेन रोड से मुझे मेरे खेत में जाने के लिए 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने खेत को देखने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि मैं एक राउंड मार दूं। आमतौर पर रात को वहाँ पे जानवर आके फसलों को खराब कर दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे फसलों को एक बार मैं दोबारा जाके देख लूं। अंधेरा ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब रोड से लेके खेत तक गया, सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। मैं अपनी खेत को साफ साफ देख सकता था और वहाँ पे सारी फसलें ठीक ठाक बोई हुई थी। मेरे खेत के एकदम पीछे साइड में तभी मैंने ध्यान दिया, एक काली परछाई है, वो झुकी हुई थी और झुक झुक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस परछाई को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई जानवर की परछाई है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे मैंने अपने साइकिल खड़ी की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो वहीं पे टहल रहा था। मुझे लगा ये फसलों को खराब कर देगा। आमतौर पर जानवर आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं और मैंने अपने साइकिल को वहीं पे खड़ी की और परछाई के पास जाने लगा। मैंने सोचा अगर वो जानवर बड़ा होगा तो मैं उसे मार के भगा दूंगा, क्योंकि वो फसलों को खराब कर रहा था। उस टाइम मैंने अपने हाथ में एक भारी सी ईंट पकड़ रखी थी। मैं अकेला था पर कोई भी नहीं था। मैं खेत के एकदम पीछे साइड में गया तो परछाई वहीं पे खड़ी हो गई। जब मैं उस परछाई के पास वहाँ पहुँचा और मैं साफ साफ उसे देख सकता था। जब वो परछाई रुकी, उसकी और मेरी करीबन दूरी 10 मीटर की थी। कुछ अजीब सी ही परछाई थी, वो कोई जानवर नहीं था। फिर मेरे आंखों के सामने परछाई 2 गुना बड़ी हो गई। पहले तो वो झुक के चल रही थी, मैं उसके आर पार भी देख सकता था। वो एक काली बड़ी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा मेरे हाथों में जो ईंट में पकड़ा हुआ हूँ उसके तरफ फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जम गए हैं। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे पैरों में जैसे कि जान आ गई हो। मैं दोबारा अपनी साइकिल की तरफ भागा। साफ साफ उस चीज़ को महसूस कर सकता था कि परछाई भी मेरे पीछे ही भाग रही है। जैसे तैसे अपनी साइकिल के पास पहुंचा। मैंने अपने साइकिल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे अपनी साइकिल पकड़ी, मेरी साइकिल हवा में उड़ गई। साइकिल हवा में 1 मीटर दूर पीछे जाके गिर गई। लग रहा था मेरी साइकिल को किसी ने उठा के जोर से फेंक दिया हो, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल को वहीं पे छोड़ दिया, रोड की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। ऐसा महसूस भी हो रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है, किसी ने मेरे कंधे को छूने की कोशिश की है। मैं मेन रोड के पहुंचा, पे जाके नीचे बैठ गया। तभी लोग वहां से आ जा रहे थे। जान पहचान के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने उसी वक्त अपनी साइकिल रोकी और मेरी हालत के बारे में पूछा। मैं उन्हें सब चीज़ बताई। मुझे दोबारा बताया कि हम लोग जाके वहाँ देखते हैं। मुझे दोबारा बोला चल के वहाँ पे दोबारा देखते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं जुटी जाने की। मैं उससे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी और दवाई भी देनी थी। जब मैं अब्बू के पास पहुंचा तो वो सो रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं पैदल आया हूं। उन्होंने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि साइकिल मेरे एक दोस्त के पास है, कुछ देर में वो मुझे साइकिल लाकर दे जाएगा। वो जिन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था, वो बाद में मेरे दोस्त के साथ मेरे खेत पे परछाई को देखने के लिए गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी परछाई नहीं दिखी और मेरी साइकिल वहाँ रोड पे ही पड़ी हुई मिली। मैंने उन्हें बताया कि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य थी। हालांकि वो मेरे बात पे विश्वास कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे किसी तरह का कोई वहम हुआ है। वो मेरी साइकिल वापस लाके मुझे दे गए और इस घटना को अगले दिन मैंने अपने अम्मी को भी बोला। फिर अम्मी ने मुझे वहाँ पे रात को जाने से मना किया।
और उस दिन के बाद से और मैं वहाँ पे रात को कभी भी नहीं जाता हूँ। मेरा नाम मनोज है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। मधु चाची अपना सारा काम निपटा के ही सोने जाती थी। रात में खाना बनाने के बाद वो देर रात तक बर्तन मांज के सोने जाती थी। देर रात बर्तन मांज के साफ सफाई करके सोने जाती थी। हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ठीक से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में करीबन 200 घर थे। 200 घर में केवल 6 नल कुएं के पास बने हुए थे। सरकार ने कई नलों को तो कई सालों से सर्विस भी नहीं कराया था। मधु चाची उन्हीं नल में से एक नल पे रात को बर्तन धो रही थी। वो नल हमारे ठीक घर के सामने था, तो हमें पानी लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। हमारे गांव में ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन होते थे। मेरा परिवार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बड़ी बड़ी पटरियाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाई, कुकर का तो ज़माना भी नहीं था हमारे टाइम में। बर्तन को अच्छे से मांजने के लिए मधु चाची चावल का भूसी का उपयोग करती थी, जिससे बर्तन बहुत अच्छे से मंजते थे और साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी। वो घर में लेडीज़ में सबसे छोटी थी और इसलिए वो सारा काम ख़त्म करके ही सोने जाती थी, ताकि दिन में उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मधु चाची की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। मेरे चाचा और मेरे घर वाले उनसे बोलते थे कि ज़्यादा काम ना करे, थोड़ा आराम भी कर लिया करे, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती थी। अपनी दवाइयाँ भी समय से नहीं खाती थी। बस सबसे ऐसे ही बोला करती थी, ये तो नॉर्मल जुकाम है, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी ये बीमारी कुछ और ही थी। अंदर धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते चली गई। एक दिन रात के करीब 1 बजे मधु चाची अपना सारा काम खत्म करके आई और जैसे ही सोने जा रही थी, अचानक से उनके सर में बहुत तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। उनको सब कोई उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। उस वक्त हॉस्पिटल भी हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर में था। हमारे घर से 2 घर छोड़ के एक वैद्य जी रहते थे। उनको तुरंत बुला के लाया गया। वैद्य जी ने जब मधु चाची की नाड़ी चेक की तो उनकी नाड़ी नहीं मिल रही थी। उनकी हार्ट बीट भी बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। इतना जल्दी उन्हें क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह उनको रात में सब कोई अस्पताल भी लेके गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो वो मर चुकी थी। वजह किसी को नहीं पता थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो होश में नहीं आई तो उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसी रात मधु चाची को सबको घर लाया गया। घर लाने से पहले उनके शरीर को एक गाड़ी में रखा गया था, जो कि शायद लाश ले जाने को काम आती थी। वो वही हॉस्पिटल के पास मिले थे। उनके मृत्यु शरीर को उस गाड़ी में रखने के बाद उसी में चाचा भी बैठ गए थे और मेरे पापा भी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गांव के कुछ और लोग थे जो अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी उसी वक्त रास्ते में चल रही थी। उस वक्त बारिश भी काफ़ी तेज होने लगी थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा था। अस्पताल से करीब हमारा घर करीब 11 किलोमीटर का था। वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। जिस गाड़ी में मधु चाची का मृत्यु शरीर था, उस गाड़ी का टायर थोड़ी दूर आते जंगल में पंक्चर हो गया। दरअसल वो जंगल नहीं था, वो हमारे गांव का आम का बाग था। उस बाग में कई लोगों को पेड़ थे। कई लोग वहीं पे जाया करते थे जब उन्हें फल या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। उस गाड़ी का टायर वही बाग के साइड में पंक्चर हुआ था। वहाँ पे ढेर सारे मृत्यु शरीर भी जलाए जाते थे। वो इलाका हमारे गांव का थोड़ा पहाड़ी इलाका था। गांव के अंदर आने से पहले वही इलाका से होके आना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी। क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई शुभ चीज़ होती थी, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ या किसी की शादी हुई, तो उसी एरिया से होके ही आना पड़ता था। गांव वाले ने कई बार उस रास्ते को बंद करने की भी सोची, लेकिन कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। लोग उसी रास्ते से लगातार आना जाना किया करते थे, इसलिए इस चीज़ को सब कोई भूल गए। गाड़ी पंक्चर होने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने टायर को चेंज किया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसको टायर चेंज करने में थोड़ा समय लग गया।
गांव के बाकी लोग जो बाइक से आ रहे थे वो थोड़ा पीछे ही रुक गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उस वक्त उस बाग में मेरे चाचा, मेरे पापा और ड्राइवर और मधु चाची की मृत्यु शरीर ही थी। किसी तरह टायर को चेंज किया। टायर चेंज करने से पहले ही पापा ने ऐसा महसूस किया गाड़ी के ऊपरी हिस्से पे कोई बैठा हुआ है। उनको कोई काली परछाई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त चाचा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक्त ही गाड़ी को बारिश में हमारे घर ले जाया गया। मुझे आज भी साफ साफ याद है, मैं जग रहा था जब वो गाड़ी आई। पापा और चाचा चाची की शरीर को उतार रहे थे। मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया था, लेकिन तभी मम्मी ने मुझे घर भेज दिया। लेकिन मैं खिड़की से सब कुछ साफ साफ देख रहा था। उनके शरीर को उतार के जमीन पे रखा गया और बगल में ही तनके को सुलगा दिया गया क्योंकि बगल में धुआं रहे और आग जलती रहे। कहते हैं मृत्यु शरीर के पास हमेशा आग जलती रहना चाहिए और लोहे का भी सामान कुछ रखा रहना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी। पूरा गांव एकदम ज़्यादा शांत था। इसके वजह से तो आधा गांव अपने घर से बाहर भी निकल के नहीं आया था। चाची का शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। अभी भी उसमें कोई क्रिया नहीं की गई थी क्योंकि घर के कई लोगों को संदेश भेज दिया गया था। उनको भी आने में थोड़ा समय लगने वाला था। बारिश की वजह से उनको कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। उस वक्त घर में मैं, मम्मी, पापा, चाचा और हमारे दादाजी ही थे। हम सब लोग जग रहे थे और उनका शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और बादल भी बहुत गरज रहे थे। बादल की गरज और हल्के फुल्की रोशनी चाची के मृत्यु शरीर पे पड़ रही थी, जो कि पुराने डबल बेड के चादर से ढका हुआ था। एक एक करके धीरे धीरे सब कोई सोने लगे। चाचा जग रहे थे। चाचा पूरी रात चाची के बगल में ही बैठे रहे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी उनको, जो कि उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। पापा ने चाचा को जाके बोला कि वो थोड़ी देर आराम कर ले क्योंकि कल बहुत काम करना है। अगर वो जगते रहेंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा सो नहीं रहे थे, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती उनको सोने के लिए भेज दिए। वो कर भी क्या सकते थे, पूरा घर एकदम शांत था और पूरे गांव में किसी कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस दो आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, बारिश की और बादल की गरज। इसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। किसी को पता भी नहीं चला। बारिश की कुछ बौछारें इतनी तेज थी, वो चाची के मृत्यु शरीर तक गिर रही थी और उनके बगल में जो जलता हुआ गोबर का उपला यानी कि कंधा रखा हुआ था, उस पर भी जाके गिर रही थी। कुछ देर बाद वो जो उपला जल रहा था पानी की वजह से बुझ गया और वहाँ पे धुआं होना बंद हो गया और आग एकदम शांत हो गई। दादाजी सो गए थे। मम्मी भी मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चाचा भी आराम कर रहे थे। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठे हुए थे। पापा चाची के मृत्यु शरीर के पास ही बैठे हुए थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। एक जोरदार बिजली कड़की। जिस कमरे में मैं और मम्मी लेटे हुए थे, उसका दरवाज़ा नहीं बंद था, उसमें बस पर्दा लगा दिया था और दरवाज़ा इसलिए नहीं बंद किया गया था ताकि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी जाके उसे दे दे। हमारे घर में सिर्फ 2 ही महिला थी, एक मेरी मम्मी और एक चाची। चाची अब ख़त्म हो गई थी। उस वक्त मैं चुपचाप अपनी कमरों में लेटा हुआ था और दरवाजे के बाहर ही देख रहा था। बादल की गरजने की रोशनी मुझे दरवाजे पे साफ साफ गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी रोशनी में मैंने किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा और वो कोई महिला थी।
मैंने साफ साफ उन्हें देखा था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। उसने साड़ी पहनी हुई थी, एक तरफ से दूसरी तरफ घर के अंदर जा रही थी, मतलब घर के बरामदे से होते हुए किचन की तरफ। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या देखा। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, पर मुझे लगा शायद गांव की कोई महिला आई होगी। चाची की एक सहेली थी जिसका नाम सुषमा था। वो अक्सर चाची से मिलने आया करती थी। सुषमा को अभी तक चाची की मौत के बारे में पता नहीं चला था, तो वो शायद मिलने आई होगी। मैं तुरंत अपनी बिस्तर से नीचे उतरा और मैंने सोचा मैं जाके सुषमा चाची को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो गायब हो गई। ऐसा लगा हो कि वो एकदम हवा हो गई हो। मैं कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ जाके देखने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर दोबारा घर के बाहर के तरफ गया और मैं एक चीज़ देख के एकदम हैरान हो गया। मेरी चाची का मृत्यु शरीर वहाँ पे नहीं था और जिस चादर से उन्हें ढक रखा था वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। जिस तसले में गोबर के उपले जल रहे थे उसमें पानी भरा हुआ था और मेरे पिताजी वहीं पे बगल में कुर्सी पे बैठे हुए सो गए थे। दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे और मम्मी भी अपने कमरे में सो रही थी और चाचा जी ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। उस वक्त पूरे घर में मैं ही जग रहा था। हमारे घर में छत की ओर जाने के लिए एक सीढ़ियाँ हैं। वो सीढ़ियाँ चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरी हुई है। उसमें ज़्यादा रोशनी भी नहीं जाती है, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। छत पे जाने के लिए जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे कमरे से गुजर रहा हूँ। मुझे छत के ऊपर से छत की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हमारे यहाँ का किचन का एरिया जहाँ पे सब कोई ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट आसमान से पानी चबूतरे पे ही गिरता है। मैं अपने आप को उन पानी को बूंदों से बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ गया। मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों की तरफ जाऊं। जैसे ही 2 सीढ़ियां चढ़ के अंधेरे के तरफ घूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ है। मुझे अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई अंधेरे में है। सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनसे मुझे चमकती हुई परछाई से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो कोई औरत थी। मैं समझ गया था वो कोई और नहीं, चाची ही है, क्योंकि उनका शरीर वहाँ पे नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं उन्हें देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मेरी ही आंखों के सामने सीढ़ियों पे बैठ के मुझे घूर रही थी और पीछे चमकती हुई बिजली मुझे आज तक याद है। उनको देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मैं किचन के सामने उसी चबूतरों से भागते हुए जा रहा था जहाँ पर पूरा पानी चबूतरे के ऊपर पड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे फिसल गया और जाके सीधा चाचा के कमरे से लड़ा। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पापा सीधा उठ गए और मम्मी भी उठ गई। चाचा भी अपने कमरे से तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा मैं ज़मीन पे गिरा हुआ हूँ। पापा का जैसे ही आँख खुला, पापा ने देखा चाची का शरीर वहाँ पे नहीं है। वो सब लोग भागते हुए मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बताया कि चाची ऊपर सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। मैं जैसे ही सबको ये बात बताई, सब एकदम हैरान हो गए। पापा और चाचा तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हुए गए। उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ था। दोनों लोग छत पे गए और वो देख के हैरान हो गए। चाची का शरीर छत के बीच में ही पड़ा हुआ था, बारिश में भीग रहा था और उनके पूरे कपड़े खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई उनके शरीर में घुस के ये सब हरकत कर रहा है। बाल पूरे बिखरे हुए थे, मुंह खुला हुआ था और आंखें एकदम पत्थर की हो गई थी और पलट गई थी। उस दृश्य को देख के पापा और चाचा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग शरीर के पास जाए, लेकिन किसी तरह ऊपर का नाम लेते हुए वो लोग चाची के शरीर के पास गए। उन्होंने चाची का शरीर को हिलाने की कोशिश की। चाचा को लग रहा था शायद वो अभी भी जिंदा है और उठकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर चाचा और पापा उनके शरीर को उठाकर उसी जगह पर लेके आए
और दोबारा आग जलाई। फिर वहीं पे सब लोग बैठे हुए थे। मम्मी ने मुझे दोबारा कमरे के अंदर भेज दिया, लेकिन मैं कमरे के अंदर नहीं रुक रहा था, इसलिए मैं दादाजी के पास जाकर सो गया। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई और सुबह के 4 बज गए थे। गांव में सब कोई जल्दी उठ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि चाची अब नहीं रही है। घर के सामने भीड़ लगना चालू हो गई। फिर चाची का अंतिम क्रियाक्रम भी किया गया और रात को जो ये घटना हम लोग के साथ घटी थी, इसको लेके चाचा और पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया। वापस आके दोबारा रात को उसी तरह हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, जो भी कल हम लोग के साथ घटा वो आखिर हुआ क्यों और आगे ऐसी कोई अजीब सी घटना ना घटे, इसका उपाय भी ढूंढने लगे। पापा ने सबको ये बताया उस रात जब जंगल में गाड़ी खराब हो गई थी तो उनको एक अजीब सी परछाई भी गाड़ी के ऊपर नजर आई थी। हो सकता है कि वो कोई आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो, जो कि हो सकता है कि चाची के मृत्यु शरीर के अंदर घुस गया हो और उसने अपनी जगह बना ली हो। सब लोग ने यही अनुमान लगाया था कि उस रास्ते से हम लोग को कोई भी मृत्यु शरीर लेके नहीं आना चाहिए था और वही हुआ भी, जिसका डर था। खैर, फिर चाची के शरीर को वहीं पे जलाया गया जहाँ पर वो गाड़ी खराब हुई थी। हो सकता है वो आत्मा वहीं पे चाची के शरीर से बाहर निकल के चली गई हो। 13 दिन के बाद घर में पूजा पाठ हुई और पूरे घर को दोबारा शुद्ध किया गया। ऐसी फिर कोई भी घटना हमारे घर में दोबारा नहीं घटी, लेकिन उस दिन से दोबारा मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा। फिर जब मैंने अपनी 12वीं पास की, फिर मैं पढ़ाई के लिए अपने शहर आ गया और ये जो घटना हमारे घर में घटी थी, वो रात मैं अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। दोस्तों, रात के यही कुछ 9:15 बजे का समय था जब मैं दिल्ली की मेन बाजार से खरीदारी करके पुराने बस स्टॉप के उधर जाने के लिए एक रिक्शा रोका, पर उस रिक्शे वाले ने पुराने बस स्टॉप के पास जाने से मना कर दिया और कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पे एक नया बस स्टैंड है, आप वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि रात में वो पुराना बस स्टॉप बंद हो जाता है। दोस्तों, वो क्या था कि न्यू बस स्टैंड से मेरे लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी और दिन में मैं अपने यहाँ से सीधे बस स्टैंड पे उतरा था, इसलिए मुझे वहीं पे जाना था क्योंकि मेरी बस वहाँ से सीधी जो थी। लिहाजन उस रिक्शे वाले से मैंने कहा, रात में वो बस स्टैंड बंद क्यों हो जाता है, वहाँ कोई भूत वूत घूमता है क्या? पहले तो वो रिक्शे वाला मेरा बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, अगर भाई साहब वहाँ पे भूत घूमते ना तब तो ठीक था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है, एक बार कोई इंसान देख लेता है और उसका मुंह दोबारा नहीं खुलता और सदमे में जाके अपनी जान गंवा देता है या फिर उसका कलेजा फट जाता है। मुझे उस रिक्शे वाले की बेतुकी बातों पर एकदम भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। अपना सामान लेकर बस स्टॉप की तरफ निकल गया। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस उस सफ़र में इतना ही फ़र्क था, इस बार मैं रात में जा रहा था और लिहाजन में मैं उस रिक्शे वाले की बातों को नकारते हुए और अपना सामान लेकर उस बस स्टैंड की तरफ निकला। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आसमान पूरी काले अंधेरे घनों में निपट गया था। बाजार की हल्की फुल्की रोशनी उस बस स्टैंड के पास नहीं पहुँचती थी। जैसे ही मैं पहुँचा, वो जगह मुझे एकांत में नज़र आई। उस जगह पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, पर मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर एक बेंच पे थोड़ी देर बैठ गया। अब मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि बस कब यहाँ पे पहुँचे, मैं कब यहाँ से निकलूँ। मैं वहाँ पे बैठा ही था कि मेरी नज़र अचानक एक चमकीली चीज़ पे पड़ी, जो बस स्टैंड से महज थोड़ा सा आगे एक चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी। उसको देखकर मैं अचानक से हैरान हो गया। फिर मैं उठा, उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई कांच का टुकड़ा चमक रहा हो, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी
जहाँ पर वो चीज़ चमक रही थी वहाँ पे लाइट की रोशनी भी नहीं थी। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर मैं तो हैरानी हो गया। वो एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक थी कि वो अंगूठी किसी अजूबे से कम नहीं थी। मैंने अंगूठी उठाई कि इतने में ही मुझे हेडलाइट की रोशनी नज़र आई। जब मैं बस स्टैंड की उधर देखा, मैंने पाया कि मुझे एक बस अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने उस अंगूठी को अपने जेब में डाली और भागते हुए बस के पास पहुंच गया। मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं बस निकल ना जाए। फिर मैं बस में सवार हुआ। बस भी खुल गई। पता नहीं क्यों उस बस में बैठने से पहले ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं फिर भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठकर मैं आराम फरमाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बस उस जगह पे पहुंच गई जहां पर मुझे उतरना था, और उस इलाके में पहुंचकर चैन की सांस मिली कि जब से मैं उस बस के अंदर बैठा था तब से मुझे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से उतरा, अपनी घर की तरफ निकलने लगा। अब तक वो बस भी वहाँ से निकल चुकी थी। मैं जैसे जैसे अपने उस जानी पहचानी गांव की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे मुझे लग रहा था मेरे अलावा मेरे साथ कोई और चल रहा है, जिसकी मौजूदगी का मैं एहसास कर सकता था। ऐसे में मैं थोड़ा घबरा गया। इसी बीच मुझे वो आदमी की कही हुई बातें याद आने लगी। दरअसल उस रिक्शे वाले ने मुझसे कहा था कि मुझे उस बस स्टैंड के पास नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिसे देखने के बाद हमें बहुत तगड़ा सदमा लगता है। लेकिन उसकी बातें सरासर झूठी साबित हो गई, जिससे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। दरअसल जहां पर मैं रहता था वहां पर मैं किराए पर पूरा का पूरा हॉल ही बुक कर रखा था। मेरा गांव यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर था और मैं अपने घर वालों से अलग इसलिए भी रहता था क्योंकि मुझको दुकान का काम करना पड़ता था। इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था। तब मैं अपने बेड के पास गया और आराम करने लगा। फिर उस चमकदार अंगूठी की याद आ गई। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और फिर मैं उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। वैसे एक वो अंगूठी ही थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कोई मेरे आजू बाजू में चल रहा है। एक कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्त्री है जिसकी पायल की धुनी बार बार मेरे कानों में गूंजती और फिर उसके बाद उसकी हंसने की आवाज़ भी आती। ये थोड़ी देर के लिए हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी अचानक से आंख खुल गई और अपने आजू बाजू में देखा। वहाँ पर मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। पता नहीं पर क्यों अभी तक मेरे शरीर का पूरा तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर उठकर देख सकूं कि मेरे साथ हो क्या रहा था। ऊपर से मेरा सर भी बहुत भारी था। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा थकावन की होने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर से मैं अपनी बेड पर सर रख के सोने लगा, लेकिन दोस्तों आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपनी आंख बंद करके नींद में जाता तो मुझे तभी बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। जैसे तैसे मैंने उस रात को बिताया। फिर जैसे ही सुबह हुई सब कुछ मानो जैसे कि नॉर्मल हो गया। मेरा शरीर भी सामान्य महसूस होने लगा। फिर मैंने ये सारी घटना अपनी एक करीबी दोस्त को बताई, लेकिन उसे भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। दरअसल मेरे दोस्त ने बताया कि ज़्यादा थकावन की वजह से हमारे शरीर में इस तरह की हलचल होना बहुत ही आम बात है।
मेरे दोस्त ने भी मुझे वही सलाह दी। फिर बाद में मैंने उस चीज़ को सोचा था, फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस से नॉर्मल होके रहने लगा। 2 से 3 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस दिन की थकावट ही थी जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। तीसरे दिन रात मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। उस रात मैं अपना काम वाम निपटाने के बाद खाना वाना खाकर अपने बिस्तर पे आ गया और रात को फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ को किसी ने दबोचा हुआ था। पहले तो मेरी नज़र उस हाथ पे गई, मेरे बाएं हाथ को दबोच रखा था। उसके बाद मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब तक रात के 1:30 बजने वाले थे। उसके बाद मैंने अपने बगल में धीरे धीरे देखने की कोशिश की। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरी हालत ही पतली हो गई। दरअसल मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसका पूरा बदन दूध की तरह सफ़ेद था। तो मुझे उस लड़की की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर उसके बाद उस लड़की के चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। उसके डरावने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं तो दहशत में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र उस औरत के हाथ पे चमकदार रिंग पे पड़ी। उसको देखकर मैं सारा माजरा अच्छी तरह से समझ गया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और आगे मुझे क्या करना था। कि मैं उठने की हिम्मत तो करता पर उठ नहीं पाता और उस जगह से खड़ा नहीं हो पाता। मैं इतना तो समझ चुका था कि चमकदार और यूनिक दिखने वाली उस अंगूठी की वजह से हो रही है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और भगवान का नाम लेकर ज़ोर से उठने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया है। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली। मुझे मालूम ही नहीं कि वो मेरा बुरा सपना था या हकीकत, या फिर मेरे साथ सच में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस रात मैं समझ गया था कि किस लिए मेरे साथ इस तरह की अजीब चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद मैं उठा, इधर उधर देखने लगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब उस बेड के ऊपर मैं लेटा रहूं, और घूमते फिरते हुए किसी तरह मैंने उस रात को बिताई। और जैसे ही सुबह हुई और हमारे ही गांव के पुजारी के पास सीधा चला गया। गांव के पुजारी के पास पहुंचने के बाद पता चली, ये सुनकर तो मेरी होश ही उड़ गए। दरअसल गांव के पुजारी ने मुझे बताया कि किसी काली शक्ति का साया है, और वो कोई मामूली शक्ति का साया नहीं है, भयानक ताकत है जो दिन पर दिन मेरा खून चूसती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा महज 10 से 15 दिन में मेरा शरीर पूरा सूख जाएगा। अगर मुझे उस काली शक्ति से बचना है, अंगूठी के साथ किसी तंत्र मंत्र चीज़ को उसी जगह गाड़ना होगा जहाँ से मैंने उस अंगूठी को उठाया था, और उस टाइम रात के 12 बजने चाहिए। दोस्तों, पंडित जी का बात सुन के मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस से उस बस स्टैंड के पास जाऊं, और वो भी रात के समय। पर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था, और पंडित जी मेरे साथ आने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर पंडित जी ने मेरे साथ आने को हाँ कर दिया, जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। मैं जानता था जब तक पंडित जी मेरे साथ होंगे तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर अगली रात शनिवार की रात थी और हमें भी उसी रात का इंतज़ार था। लेकिन मैं आज की रात से भी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो भयानक शक्ति मेरे साथ कल से भी ज़्यादा भयानक करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त को अपने घर पे बुला लिया, और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे कानों में रोने और हंसने की आवाज़ बार बार सुनाई देती। ऐसे में मेरा सर काफ़ी भारी होने लगा। तमाम कोशिश के बावजूद भी मैं सो ही नहीं पाया। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई और मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से रात काटनी थी। और जैसे ही मैं उस अंगूठी को बिस्तर के उधर उधर ढूंढने की कोशिश किया, तभी मैंने पाया कि वो मेरे सिराने पड़ी हुई थी। उसकी चमक वैसे ही अभी भी बनी हुई थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास
पंडित जी के साथ टैक्सी में उस बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इस काम को करना भी बहुत ही ज़रूरी था, वरना बात मेरी जान पर आ सकती थी। हम जैसे ही उस बस स्टैंड के पास पहुंचे, वहां का सन्नाटा देखकर हर किसी की हालत खराब हो जाए। उसके बाद उस पुजारी ने मुझको रुकने को कहा। थोड़ी देर तो हम लोग वहीं पे बैठकर इधर उधर देखने लगे। फिर जैसे ही रात को 12 बजने को आई, तभी उस पुजारी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी और मौत आपस में टकराने वाली है। अगर तुम इस काम को ढंग से नहीं किया तो तुम्हें यहीं पे अपनी जान गंवानी होगी, और अगर ये काम तुमने ठीक से कर लिया तो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा उसके बारे में तुमने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तुमको सोच और समझ के कदम उठाने हैं। दोस्तों, उसके बाद उस पुजारी ने मेरे हाथ में नारियल दिया और उसके बाद वो अंगूठी दी। उस नारियल के ऊपर खून के कुछ छींटे थी। शायद वो छींटे इसलिए भी थी, शायद किसी भी बुरी शक्ति को अपनी ओर आमंत्रित किया जाए। जैसा उस पुजारी ने मुझे बताया था, मैं वैसे उस नारियल के साथ चमकता हुआ अंगूठी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी कदमों के साथ उसी जगह पे पहुंच गया जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई और भी है, जिसके होने का मुझे एहसास हो सकता था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता था। मैं जैसे ही ठीक उस जगह पे पहुंचा तो मैंने उस नारियल के साथ ठीक उस अंगूठी को वैसे ही रख दिया जैसा कि उस पुजारी ने मुझको बताया था। जैसे ही मैं उस नारियल के साथ अंगूठी को रखा, वैसे ही पूरी धरती कांपने लगी और वैसे ही अंदर से एक हाथ बाहर निकला, धूल को फाड़ कर। जैसे ही वो हाथ बाहर निकला, डर के मारे मेरा शरीर पूरा पसीना छोड़ने लगा। मैं तुरंत ही मुड़ा और वहाँ से भागने लगा। दरअसल उस पुजारी बाबा ने मुझको बताया था कि ऐसा होते ही मुझे वहाँ से सरपट दौड़ लगानी है, सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाना है। फिर ठीक मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठा, पुजारी बाबा ने मुझे कुछ नियम बताए। उस नियम का ध्यान रखना था और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सभी घर लौट आए। पर अच्छी बात ये थी कि उस दिन के बाद मैंने दोबारा उस तरह की कभी भी आवाज़ नहीं सुनी। और साथ ही इस घटना के बारे में मैं अपने कुछ दोस्तों को बताया। तब जाकर मुझको पता चला कि उस बस स्टैंड पर लगभग 7 साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी। बदमाश लोग ने उनके गहने वगैरह चुराकर और साथ गलत काम कर लिया और उस दिन के बाद से उस महिला की उस बस स्टैंड पे अपनी कब्जा जमा लिया। पर उस बस स्टैंड पर रात को सोने चांदी चीज जैसी पड़ी हुई मिलती है, जिनको उठाने के बाद इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। फिर दोस्तों, उसके बाद से मैं कभी भी रात को कभी भी उस बस स्टैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मैं आपका दोस्त जल्दी ही मिलूँगा ऐसी फिर कोई घटना के साथ। मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपको इस घटना के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग शायद उस पर विश्वास ना करो, लेकिन ये घटना एकदम सच है। मैं किसी भी तरह की कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। ये घटना मेरे ही साथ हुई थी। मुझे लगता था कि एक भूत मेरा दोस्त है। हाँ, दरअसल ये घटना 2003 की है। मैं अपने गांव गया हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ज़्यादातर टाइम मैं अकेले ही रहता था। पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अपनी गांव में जाके अपनी खेतों को वहाँ पे मैं पतंग उड़ाया करता था। और लोग भी पतंग उड़ाते थे, लेकिन मैं सबसे बातचीत थोड़ा कम करता था। आज भी मुझको वो दिन साफ साफ याद है। शाम हो रही थी, मैं पतंग उड़ा रहा था और किसी वजह से मेरी पतंग की डोर टूट गई और पतंग मेरी खेत के कुछ ही दूर आगे बगीचे में जाके गिरी। हालांकि उस बगीचे में लाशों को भी जलाया जाता था। हमारा गांव और आसपास के जितने भी गांव थे, वो अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार वही बाग के किनारे करते थे और ज़्यादातर जितनी भी मौतें हमारे गांव में आसपास होती थी, वहीं पे सारे शवों को जलाया जाता था। हालांकि मुझको इसके बारे में पता था,
क्योंकि वहाँ पे बोलते काली आत्माएं, काली रूह वहाँ पे घुमा करती है। वहाँ पे छोटे बच्चों और महिलाओं को जाना मना है। उस टाइम पिताजी चवन्नी या अठन्नी दिया करते थे कि वो बगीचे के बाहर गिरी हुई है। वो मुझे पैसा जल्दी नहीं देते थे, मेरे पैसे मांगने की आदत खराब ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि वो पतंग को जाके उठा के ले आता हूँ। मैं पिताजी से दोबारा पैसा नहीं मांगूंगा। मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपनी चरखी वहीं पे छोड़ दी और उसी जंगल की तरफ पतंग उठाने के लिए चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, पतंग वहाँ पे मुझे दिखी ही नहीं। मेरी पतंग जंगल के अंदर थी। हालांकि संटी और डोर जो पतंग में बंधी हुई थी, साफ साफ देख सकता था कि पेड़ पे से होते हुए नीचे जमीन पे आके गिरी है। मैंने सोचा कि वो धागा मैं खींचूंगा तो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो पतंग जंगल के अंदर ही थी। वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो एक पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी, क्योंकि वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं चाहकर भी उसको उतार नहीं सकता था और मैं उस पेड़ पे चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा। मैंने अपनी उम्मीद को वहीं पे तोड़ा। फिर मैं वापस अपने घर के ओर जाने लगा। मैं जैसे ही घूमा, मुझे पीछे से आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़ जैसे कि किसी ने मुझे इशारा किया हो। इस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत पीछे घुरा। मुझे कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मैं दोबारा घर की ओर जाने लगा। तभी वो पतंग जो बहुत ऊपर फंसी हुई थी, वो देखते ही मैं एकदम चौंक गया। हालांकि पतंग हल्की फुल्की फट भी गई थी, उसका छूटना एकदम भी नामुमकिन था। वो नीचे कैसे आई, हालांकि मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, मैंने सोचा मैं इस पतंग को जोड़ लूंगा और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने पतंग को उठाया और उसकी फंसी हुई रील को दोबारा खींचने लगा और लपेटने लगा। तभी मैंने देखा उस बाग के अंदर रील को हाथों में लपेटने लगा। मैंने उस रील को काफी जोर से पकड़ा हुआ था। तभी मैंने देखा उस बाग के अंधेरे तरफ से किसी और चीज ने पकड़ा हुआ है और वो रील हवा में थी। ने पकड़ी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले शायद लगा पेड़ की किसी टहनी में वो फंसी हुई है, तो मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ताजुब तो तब मुझे हुआ जब उस रील को अंधेरे से भी कोई खींचने लगा। मैं काफी डर गया था। मैंने उस रील को वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन वो रील उस पतंग में ही फंसी हुई थी और पतंग को दोबारा लेके भागने लगा। अंदर से दोबारा किसी ने पतंग को खींच लिया। उस पतंग को उठाने के लिए जैसे मैं दोबारा उस जंगल की तरफ भागा, मुझे अंदर से एक आवाज आई कि जंगल के अंदर आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। और वो आवाज एक बच्चे की थी। मैं उस आवाज को साफ साफ सुन सकता था और ये मेरा कोई भी वहम नहीं था। उस आवाज को सुनने के बाद मैं एकदम चौंक सा गया। मैं काफी ज्यादा डर गया था। जंगल के अंदर मुझे काली परछाई भी दिखाई दे रही थी, जो कि एक बच्चे की थी। उसकी हाइट और मेरी हाइट लगभग सेम ही थी। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं अंदर नहीं गया और वापस घर की तरफ भाग के चला गया। इस घटना के बारे में मैंने किसी से बताया नहीं, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी पापा पक्का डांटते, क्योंकि उस तरफ सबका जाना मना था और मैं उसी तरफ गया हुआ था। अगले दिन दोबारा मैं उसी जगह पे था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, सोचा कि उस बाग की तरफ मैं दोबारा जाऊं। हो सकता है मेरी पतंग दोबारा मुझे वहीं पे पड़ी मिल जाए। मैं दोबारा उस बाग की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरी पतंग वहीं पे गिरी पड़ी हुई थी और उसमें फंसी हुई पतंग की रील जंगल के अंदर गई हुई थी। मैंने चुपचाप उस पतंग की फंसी हुई रील को तोड़ा और पतंग को लेके वापस आने लगा। तभी मुझे दोबारा उसी की आवाज आई कि तुम फिर आ गए, आओ तुम, मैं कुछ दिखाता हूँ। और इस बार वो आवाज मैंने सच में सुनी थी। मेरा कोई वहम नहीं था, लेकिन मैं कभी भी जंगल के अंदर नहीं गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की कि तुम कौन हो और जंगल के बाहर क्यों नहीं आते हो। उसने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और वो एक भूत था। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उससे बात करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं फिर वहाँ से चला गया। फिर मैंने इस घटना के बारे में अपनी मम्मी को बता ही दिया। मम्मी मुझ पे तुरंत गुस्सा करने लग गई, आखिर तू उस तरफ गया ही क्यों था। उन्होंने ये बात पापा को बता दी और पापा भी मुझ पे गुस्सा करने लगे। अजीब तो तब हुआ जब मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था। हालांकि मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। मुझे उसके होने का कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बस वो आवाज़ मुझे सुनाई दी और लगातार वो आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। धीरे धीरे उस आवाज़ से मुझे डर लगने लगा था। इसके बारे में मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और उनको लगा मुझे कि वहम हो गया। कुछ दिन में मेरी तबीयत भी खराब होने लगी और सर भी घूमने लगा। उल्टी वगैरह आना बहुत ही नॉर्मल हो गया मेरे लिए। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला शायद
फूड पॉइजनिंग हुआ है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता भी नहीं था, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो भी नहीं सकती थी। पता नहीं पापा के दिमाग में क्या आया। उनको जब वो बात पता चली थी जंगल के उस हिस्से पे मैं जाता हूँ, तो उसी वक्त वो मुझ पे शक करने लगे थे। उन्होंने फिर अपने जान पहचान के पुजारी से बात की। उस पुजारी को मेरा पहना हुआ एक कपड़ा दिखाया और पुजारी उस कपड़े से ही समझ गया कि मुझ पे कोई आत्मा का साया है, और वो साया एक बच्चे की आत्मा का है। हालांकि वो आत्मा मुझे किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसके मेरे पास होने से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। पुजारी का ये कहना था उस आत्मा से सिर्फ मैं ही बात कर सकता था। काफी अजीब सी घटना थी ये, लेकिन ये मेरे साथ ही घटी। फिर किसी तरह उस पुजारी ने कोई ताबीज बनाई, वो मुझे पहना दी। हालांकि मम्मी इस ताबीज वगैरह किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती थी। उनको सिर्फ पूजा पाठ से ही मतलब था, क्योंकि उनको ताबीज वगैरह एक काला जादू लगता था। वो पूजा वगैरह भी बहुत किया करती थी। खैर, एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत दोबारा ठीक होने लगी और वो जो आवाज मुझे सुनाई देती थी वो भी सुनाई देना बंद हो गई। मुझे उस दिन से उस जंगल के हिस्से में जाने के लिए एकदम मना कर दिया गया कि मुझे कैसा लगता था। ये घटना धीरे धीरे पूरे गांव में भी फैल गई। लोग इस चीज के बारे में मेरे से पूछते भी थे, आखिर वो चीज दिखती कैसी थी। मैंने इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ ज्यादा बताया ही नहीं, क्योंकि मुझको इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैंने सुना है इन सब चीज के बारे में बात करो तो ये दोबारा तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इस घटना के करीब 3 या 4 साल बाद मैंने घर छोड़ दिया और बाकी की पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू की। फिर मैं अपने नानी के वहाँ चला गया था और फिर ऐसी घटना कोई भी मेरे साथ नहीं घटी।